आइए भैया अब शेरशाह सूरी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं और हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि शेरशाह सूरी से हमारी परीक्षा में क्या और कितना क्वेश्चन पूछा जाना है और क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है। सारी बातों को साथ साथ जानते भी चलेंगे। हालांकि पीछे भी मैंने बहुत सारी बातें बता दिया है और मैंने कहा है कि स्पीड जो है अपनी हम लोग मेंटेन रखेंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, शेरशाह सूरी जो है ये 1486 से 1540 तक एक्टिवेट रहता है और उसके बाद देखो भारत में द्वितीय अफगान राज्य स्थापित करने वाला शेरशाह था। तो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बात आपके लिए क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सभी को दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, एक बार चेक करने दीजिए। हाँ, आप सभी को बिल्कुल दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। देखो ये बात आपके लिए क्या हो जाएगी? महत्वपूर्ण हो जाएगी कि भारत में द्वितीय अफगान राज्य स्थापित करने वाला कौन था भैया? शेरशाह था। और इसके पीछे हम लोगों ने देखा था लोदियों को, है ना। इसके पहले हम लोगों ने लोदियों को देखा था। तो लोदी वगैरह को मैं पिछले आपके सेमेस्टर में पढ़ा चुका हूं, आप सभी को बाकायदा विधिवत तरीके से पता होगा। आगे देखो, उसको मध्यकालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में रखा जा सकता है। अगर आपको कह दिया जाए कि बाबू शेरशाह सूरी का मूल्यांकन करो, तो मूल्यांकन में ये सारी बातें आप जो है यहां से केवल कितना लीजिए, एक दो लाइन उठाइए और खूब बना बना के बढ़ा चढ़ा के खूब लिखिए, भर भर के लिखिए। क्योंकि आप सारी बातें याद नहीं रख सकते, जस का तस किताब से देखकर नहीं लिख सकते। ये बात आपको भी पता है, ये बात एग्जामिनर को भी पता है और ये बात सभी को पता है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको इसी वे में लिखनी होंगी, बना चुना के, बढ़ा चढ़ा के। अपनी योग्यता के बल पर वह इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक बना, ये भी बात आपके लिए है ना। केवल ये आप उठाओ और उसके बाद लीपा पोती करो, मतलब खूब जो है बना चढ़ा के बढ़ा बढ़ा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। शेर शाह के जीवन पर तारीखे शेर शाही अब्बास खां शेरवानी ने कुछ अब्बास खां शेर शाही से कुछ प्रकाश पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ये जो क्या बोलते हैं तारीखे शेर शाही है, ये किसने लिखा है? तो आपको बताना है अब्बास खां शेरवानी ने, है ना। अब्बास शेरवानी या अब्बास खान शेरवानी। तो ये आपसे जो है छोटू वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब मैं छोटू क्वेश्चन का बात करूं, छोटा क्वेश्चन का बात करूं, तो आप समझ जाना कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं अगर दीर्घ बोलूं, हालांकि मैं बता चुका हूं, तो आप समझ जाना या तो लघु पूछा जाएगा या तो दीर्घ पूछा जाएगा। और किस प्रकार से करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, ये सारी रणनीतियां मैंने आपको पहले के सेमेस्टर में बता रखा है। क्लियर हो रही हैं बातें? हालांकि ये क्लासें जो है आगे चलकर अगले वर्ष में या अगले सेमेस्टर में आने वाले और भी विद्यार्थी देखेंगे तो उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। और मैं एक बार जिस सेमेस्टर पर वीडियो बना चुका हूं, लगभग मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा वीडियो ना ही बने, एक बार में जो समझाया जाए समझा दिया जाए, उसी पर आप जो है टिके रहना। तो भैया ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय में कि तारीखे शेरशाही का लेखक है, तो आपको कहना है अब्बास खान शेरवानी, है ना। हाँ, शेरवानी। शेरवानी से आप सभी को याद आ रहा होगा जो दूल्हा लोग पहनता है बारात में, है ना, अच्छा लगने के लिए, तो उस शेरवानी के नाम से इसे याद रखे रहना। आगे देखो, आगे क्या है? शेर शाह का जन्म हसन खां के तीसरी पत्नी से 1472 में नरनौल में हुआ था। उसको बचपन में फरीद कहा जाता था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके बचपन का नाम फरीद था? किसके बचपन का नाम फरीद था? बताओ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि ये बना दिए जाते हैं क्वेश्चन इस तरह से, है ना। तो पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला, आपसे पूछा जा सकता है कि फरीद किसके बचपन का नाम था। तो आपको कहना है शेर शाह सूरी या शेर शाह। यह अफगानों के सूर कबीले का था, ये बातें तो। और उसके बाद आगे देखो, फरीद अपने पारिवारिक कलंक से परेशान होकर जौनपुर चला गया, वहीं अपनी शिक्षा पूरी की। उसने अरबी और फारसी साहित्य का अध्ययन किया। कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों जैसे क्या है, गुलसिता,
गुलसिता है, सिकंदरनामा है, शाहनामा है तथा बोस्ता आदि का उसने क्या किया भैया, क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन किया यानी कि बहुत सारी किताबों को ये पढ़ेगा, तो ये चाहे जोन करे, है ना, चाहे पढ़े चाहे लिखे, उससे हमसे कोई भी लेना देना नहीं है ना। आपको इस लाइन को कैसे लिखना है, उसने जो है पढ़ाई इस प्रकार से की, अपनी शिक्षा दीक्षा जो है बड़ी ही कठिनाई से या दूर रहकर किया। इस तरह से आपको कहानी चेंज कर देना है। अगर किताबों का नाम याद हो जाता है तो याद कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा साफ सुथरी भाषा में लिखो, बड़ी ही कठिनाई से शिक्षा ग्रहण किया और उसने जो है ये अरबी फारसी वगैरह सीखा, यही सब लिख देना बस, और कुछ मत करना। आगे बढ़ो। शेरशाह पुनः सहसा राम आकर काम करने लगा, उसने भूमि व्यवस्था में व्यापक सुधार किए, इसकी सफलता से उसकी विमाता घृणा करने लगी। अब यहाँ जो है आपको ये वाली लाइन जो है क्या करना है, क्या हो रहा है बाबू, ये वाली लाइन जो है आप नोट किए रहना। भूमि व्यवस्था में व्यापक सुधार किया, और जब भूमि व्यवस्था में व्यापक सुधार किया तो इसको बढ़ा चढ़ा के आप खूब लिखना, तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। और देखो, अगर मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा तब भी आप पढ़ोगे नहीं, तो इससे अच्छा है मैं आधे घंटे जो भी बन रहा है, 2 घंटे 2.5 घंटे कुछ भी बन रहा है, इतना का मैं लेक्चर आपको दे दूंगा और सारी चीजें पढ़ दूंगा, साथ साथ बता दूंगा क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे लिखना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं बताता चलूंगा। और आप अगर स्पीड मेरी कम लग रही हो, वैसे तो मैं फुल स्पीड में आपको पढ़ा रहा हूं, अगर फिर भी स्पीड कम लग रही हो तो आप वीडियो को दोहरे स्पीड पे लगाना, 2-3 बार सुन लेना, केवल 2-3 बार सुन लेना, फिर देखो पेपर में जाओ, चमत्कार ही चमत्कार होगा। आगे देखो। एक बार फिर दरबार छोड़कर इब्राहिम लोदी के पास गया, लेकिन सुल्तान ने कोई सहायता न दी। लेकिन भाग्यवश इसी समय उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे सहसा राम सहसा राम की जागीर मिल गई, लेकिन दुर्भाग्यवश यह स्थिति ज्यादा ना टिक सकी। तो ये सारी बातें आपसे कोई भी मतलब नहीं है, ये सारी बातें कोई भी मतलब की नहीं है। मैं जो बिंदु हाईलाइट करूंगा केवल उतना ही आपको जानना है और उसी बिंदु को बढ़ा चढ़ा के लिख के भागकर चले आना है। आगे देखो, मिल गई जागीर, मिल गई, दुर्भाग्यवश ये भी ना टिकी। आगे देखो, शेर शाह ने पुनः निर्वासित होकर जुबैदर खां की कृपा से बाबर के यहाँ नौकरी कर ली। इसकी सेवा से प्रसन्न होकर बाबर ने 1528 में उसकी जागीर उसे वापस कर दी। अब देखो, बाबर जो है अपने बेटा के पांव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए इसको क्या किया, अपने यहाँ रख लिया, किसको, शेरशाह सूरिया को। अभी ई वही करेगा जौना पतली में खाएगा वही छेद डालेगा। तो ई वाला आप लाइन देख लेना। जलाल खां की मां ददू बीबी ने शेर खां को संरक्षक और शिक्षक का पद दिया, साथ ही बिहार का उप गवर्नर नियुक्त किया। दादू बीबी के मरने के बाद शेरशाह ने सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। उसने सेना संगठन किया और विश्वास पात्र व्यक्तियों को सेना में उच्च पद दिया। आगे देखो भैया, उच्च पद दिया, उच्च पद देने के बाद क्या होगा, उसने सेना संगठन विश्वास पात्र व्यक्तियों को उच्च पद दिया। शेर खां ने 1527 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को बुरी तरह से परास्त किया। इधर जलाल खां दक्षिण बिहार से चला गया, जाने दो इनको, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये जहां मन कहे वहां जाए, हमसे और आपसे कोई भी मतलब नहीं है। आगे बढ़ो भैया, देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे देखो, शेर शाह जो है हजरते आला की साधारण पदवी लेकर राज्य का संचालन किया। हजरते आला, वाह भैया, हजरते आला। तो ये देखो, हजरते आला रूपी जो है साधारण पदवी लेकर क्या करने लगा, राज्यपाल का संचालन करने लगा। तो हो सकता है कभी वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये कहे से कि बहुत पॉपुलर पदवी नहीं है। तो मान लीजिए कभी एग्जामिनर का दिमाग ही खराब हो गया और पूछ लिया, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हजरत आला की साधारण सी पदवी ले बैठा।
आगे देखो, 1530 में उसने ताज मलिक से विवाह कर चुनार को अपने अधिकार में कर लिया। शेरशाह का संघर्ष हुमायूं से हुआ पीछे, ये बात हम जान चुके हैं। ये बात हम हुमायूं को पढ़ते समय जो है एक बहुत ही विस्तार से रिवीजन कर चुके हैं। और चौसा के युद्ध को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और कन्नौज के युद्ध को हम से हुमायूं के अंतर्गत देख चुके हैं। तो वही सारी बातें यहाँ लगभग लगभग मुझे दिखेंगी। चौसा का युद्ध इन दोनों के मध्य हुआ जिसमें हुमायूं को पराजय मिली, और ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। हुमायूं को जो है पराजित वगैरह करा के हमने बाहर भेज दिया था और उसके बाद फिर एंट्री कराया था। और उसके बाद आगे जो है 1526 का पानीपत दूसरा युद्ध होगा। और बाबर जो बाबर कहाँ, बाबर तो मर गया, ये जो अकबर है बैरम खां की कृपा से ये जो है राजा महाराजा वगैरह वगैरह बन जाएगा। फिर आगे चल के खुरापात बहुत सारी करने लगेगा। यही सारी बातें उसमें है। ये शेरशाह जो है सम्राट वगैरह बन गया। अब आगे यहां से देखते हैं हम। शेरशाह ने खोखरों की विजय के पूर्व उनसे अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन खोखरों ने प्रति उत्तर में कहा कि हम तो शेर हैं और सिपाही हैं, हमसे आप शेर और तीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांग सकते। इसके अतिरिक्त शेर शाह ने पालवा, रणथंभौर, रायसिन, सिंध तथा मुल्तान को भी विजय किया। तो इसके विजय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बातें आपको जो है ध्यान में रखना है। वैसे आपसे जो है हुमायूं से जोड़कर और शेरशाह सूरी से जोड़कर केवल चौसा और कन्नौज के युद्ध के बारे में पूछा जाएगा। कौन कौन से? चौसा प्लस कन्नौज, है ना। चौसा प्लस कन्नौज, यही दो युद्ध जो है थोड़ा फेमस हैं। और ये जो है आपके ये जो अति लघु होता है इसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये वही सारी बातें हैं और मैं जो है बहुत ही तीव्र गति से आपको सारी बातें बताता चलूंगा। आगे और कुछ है? दफनाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी इच्छा अनुसार सहसाराम के भव्य मकबरे में उसे दफनाया गया। यहाँ जो है ये शेरशाह सूरी मर रहा है, आइए मार देते हैं। चलो भाई शेरशाह सूरी को मार देते हैं। जब बेचारा मरना चाह रहा है तो आइए इसको मारते हैं। शेरशाह ने राजपूताना क्षेत्र को भी विजित किया मारवाड़ पर 1544 में। वैसे ये डेट वोट जो है इसको काटते चलो, कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा फालतू परेशान मत हो, एमए का पेपर दे रहे हो और क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जो लिखोगे एग्जामिनर को वो देखना पड़ेगा। आप जो लिखोगे एग्जामिनर को उसके आधार पर नंबर देना पड़ेगा। तो फालतू दिमाग काहे खराब करना है डेट वगैरह रट के, बना बना के किस्सा कहानी लिख के आओ। शेरशाह ने 80,000 सैनिकों की सहायता से विजय किया। वाह भाई। इसी युद्ध के समय शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मेरा भारत का समस्त साम्राज्य चला गया होता। तो ये कथन किसका है? ये कथन किसका है ये आपसे पूछा जा सकता है। ये कथन किसका है ये आपसे पूछा जा सकता है। या आप हाँ ये कथन दे देगा और पूछ लेगा भैया ये किसने कहा, तो आप कहना मैंने तो नहीं कहा, ये कहा था शेरशाह सूरी ने। आगे देखो, शेरशाह ने मारवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाकर इसार खान नियाजी को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। शेरशाह ने चित्तौड़ को भी विजित कर लिया। कालिंजर विजय, अब ये कालिंजर विजय के साथ जो है इसकी अंतिम लीला समापन की ओर जाएगी, यानी कि ये अल्लाह को प्यारा होगा। क्या होगा भैया? अल्लाह को प्यारा होगा, है ना, अल्लाह को प्यारा होगा। ये इसको अल्लाह के पास भेजते हैं। कालिंजर विजय 1545 उसकी अंतिम विजय थी, ये बात आपके लिए जरूरी हो जाएगी। उसकी अंतिम विजय थी। इस विजय का समाचार सुनकर शेरशाह ने कहा कि खुदा की दया है, यह मेरी अंतिम इच्छा थी। और इसके बाद मई 1445 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि मर गया आपका ये शेरशाह सूरी।
यद्यपि उसे अस्थायी रूप से कालिंजर में दफनाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी इच्छानुसार सहसाराम के भव्य मकबरे में उसे दफनाया गया। तो ये कहा किस मकबरे में दफनाया जा रहा है, ये बात आपके लिए जरूरी सिद्ध हो जाती है। आगे बढ़ो। देखो बहुत बहुत तेज से हम लोग खींचेंगे इसे। शेरशाह भारतीय इतिहास में मात्र महान विजेता और कुशल सेना नायक के रूप में ही नहीं बल्कि प्रशासक के रूप में भी जाना जाता था। ये बात आपके लिए अमृत के समान हो जाएगी। जब इसका मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए और अगर आप निष्कर्ष लिख रहे हैं तो निष्कर्ष में इतनी बात लिखिए, ये लड़का जो है केवल सेना नायक, केवल महान विजेता वगैरह के रूप में ही नहीं बल्कि एक प्रशासक के रूप में जो है अपनी प्रतिभा को बिखेरे हुए था। ये निष्कर्ष में लिख के आओ, कहीं भी चिपका दो, एग्जामिनर देखेगा तो एकदम खुश हो जाएगा। हाँ, बच्चा जो है बढ़िया से किताब, अच्छी वाली किताब पढ़ के आया है, स्टैंडर्ड लेवल की किताब पढ़ के आया है। इस बच्चे को तो हम हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये बच्चा तो बड़ा खुरापाती है, बड़े बड़े इतिहासकारों का किताब पढ़ के जो है एमए की परीक्षा दे रहा है। समझ में आ रही बातें? तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहेगा वाह बाबू इसको नंबर दिया जाए। 4 नंबर का रहेगा तो बौछार कर देगा, 10 रहेगा तो बौछार कर देगा, नंबर देगा। कीन महोदय ने इसके प्रशासकीय प्रतिभा के रूप में प्रशंसा किया। अब भैया ये प्रशंसा कितना बड़ा करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। अरे भाई प्रशंसा करना है थोड़ा बहुत निपटा दो। अब देखो यहां से लेकर यहां तक प्रशंसा कर रहे हैं, चलो देखते हैं क्या प्रशंसा कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इतनी अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पठान ने। तारीखे शेरशाही में इसके प्रशासन की प्रशंसा की गई। शेरशाह की प्रशासकीय व्यवस्था में सम्राट का स्थान प्रथम था, उसी के हाथ में सारी शक्तियां केंद्रित थी। शेरशाह के समय कोई भी पदाधिकारी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था। ये बात आप ध्यान दे लो, कोई भी प्रजा अधिकारी जो है वो प्रजा के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर पा रहा है, ये बात आपके लिए अच्छी हो जाती है, यानी कि आपके लिए जान योग्य हो जाती है। शेरशाह काफी सक्रिय रहता था, वह कहता भी था कि बड़ों को सदैव क्रियाशील होना शोभा देता है। देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है लड़का, लेकिन जो आया है वो जाएगा। केंद्रीय विभाग में सम्राट के अतिरिक्त कुछ मंत्री भी थे। आगे देखो, आगे देखो, जो कि सम्राट को शासन चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। अब ये बात आपके लिए जरूरी हो जाएगी, दीवाने वजारत क्या था, है ना। दीवाने वजारत, इसका मतलब होता है दीवाने वजारत का कि कोई विभाग है। अब ये विभाग क्या कर रहा था, यह विभाग केंद्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। वह तुर्ककालीन वजीर जैसा था, वह केंद्रीय अर्थ मंत्री के समान भी कार्य करता था। वह राज्य की आय व्यय का पूरा हिसाब रखता था तथा अन्य विभागों के कार्यों का सर्वेक्षण करता था। तो दीवाने वजारत के ये काम थे। इसमें से जो बातें अगर आपको कुछ याद हो जाती है उसको याद कर लेना, नहीं तो दिमाग पर ज्यादा प्रेशर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। दीवाने वजारत हो गया। दीवाने आरिज, दीवाने आरिज भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपसे जब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां जो है ऐसे दे दिया जाएगा पॉइंट करके, दीवाने आरिज। क्या कर दिया जाएगा, दीवाने आरिज ऐसे करके लिख दिया जाएगा और फिर आपको लिखना पड़ेगा। लिख देगा दीवाने रसालत दूसरे पॉइंट में, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए देख लेते हैं दीवाने आरिज। ये क्या था, युद्ध वाला विभाग था। और आरिज ममालिक ये क्या था, तो ये इसके प्रधान को, जैसे ये दीवाने आरिज है तो दीवाने आरिज का जो प्रधान होता था उसे आरिज ममालिक कहा जाता था। यह सैनिक विभाग का प्रधान था, सेना का संगठन करता था वगैरह वगैरह। जब सेना का संगठन का बात आए तो बढ़िया जो है बढ़ा चढ़ा के लिख के भाग आना है। दीवाने रसालत जो है, ये जो दीवाने रसालत है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। ये
इसके टाइम पर पढ़ लो तो आगे जो है आपको क्लियर रहेगा। अकबर के टाइम पे अगर ये बात आएगी तो आपको पता रहेगा कि बाबू हम पीछे भी पढ़ के चले आए हैं। क्लियर हो रही है बातें? हाँ, क्लियर हो रही होंगी। ये जो दीवाने रसालत है ये क्या था? विदेश विभाग था, है ना। जैसे आजकल आप देखते होंगे तमाम प्रकार के जो मंत्रालय होते हैं, है ना, कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, तमाम मंत्रालय, तो उसी प्रकार से ये सब विभाग बनाए गए थे। तो आप अभी क्या करो, दीवाने रसालत क्या था? विदेश व्यापार था। जैसे ही विदेश व्यापार आए, विदेश व्यापार के बारे में आपको पता ही है, खूब बढ़ चढ़ के लिखना। तो केवल इतना जानो, दीवाने रसालत क्या था? एक क्या था? विदेश विभाग था। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ो। अब ये जो दीवाने इंसा है, दीवाने इंसा क्या था? दीवाने इंसा क्या था? सूचना विभाग था। क्या था? सूचना विभाग। अब जब सूचना विभाग होगा तो इसका क्या काम होगा? सूचना वगैरह देना, है ना, इसी से जुड़ा होगा। तो फालतू का माथापच्ची नहीं करने का, है ना, फालतू का माथापच्ची नहीं करने का, केवल इतना इतना जानो। दीवाने काजी, ये क्या था? दीवाने काजा, काजी होना चाहिए इसको, इसको आप काजी ही करना। ये था न्याय विभाग, दीवाने काजी न्याय विभाग। अब न्याय विभाग है, इसका काम क्या होगा? न्याय देना होगा, न्याय से संबंधित ही होगा, और कुछ तो नहीं होगा। तो इतना जानो, बनना चला के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, दीवाने बरीद, दीवाने बरीद क्या था? गुप्तचर विभाग था। अब गुप्तचर का क्या काम होता है? सारी बातें जो है बना चुना के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके टाइम पर जो प्रांतीय प्रशासन था वो कैसा था, इसको हमें जानना है। प्रांतीय प्रशासन इसके टाइम पर कैसा था वो हमें जानना है। शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य 47 विभागों में बांटा गया था, जो इक्ता कहलाते थे। इक्ता वगैरह के बारे में, इक्ता और मुक्ता वगैरह के बारे में मैंने आपको पीछे सेमेस्टर में बता रखा है। हालांकि अगर यहाँ आगे चर्चा लगी होगी तो मैं उसको भी बताऊंगा। क्लियर? और आप सभी इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को काफी कुछ बातें पता होगी, क्योंकि आपने मध्यकालीन इतिहास को चयनित किया है। तो आपको ये सारी बातें पहले से ही पता होंगी। ये जो है आपकी एक रिवीजन क्लास होगी, और आपको यहाँ जो है, हाँ, एग्जामिनर को किस प्रकार से चीट करना है ये साथ साथ सिखाया जाएगा, और साथ साथ ये भी बताता चल रहा हूँ कि कौन सा महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, क्या कैसे करना है। सारी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना? हाँ, आगे देखो। प्रांत का शासक सूबेदार होता था। प्रत्येक प्रांत कई सरकारों में विभाजित था। सरकार का प्रशासन दो प्रमुख अधिकारियों, सिकदारे सिकदारान एवं मुंसिफ ए मुंसिफाना के जिम्मे था। प्रमुख सिकदार का काम अपने अपने वगैरह वगैरह, जिले जिले, ये सारा कुछ आप खेल लेना, है ना। ये लोग जिले जिले खेल रहे हैं, ये सारा कुछ आप खेल लेना। और ये पीपीटी जो है आपको दे दी जाएगी। कहाँ दे दी जाएगी? आप क्या करना, आप क्या करना, रुको मैं बता रहा हूँ। ये पीपीटी जो है इसकी कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए रुको, मैं एक जो है आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ। वैसे तो नंबर कई सारे हैं, लेकिन एक मैं आपको दे रहा हूँ। उस पर आप जो है क्या कर देना, व्हाट्सअप कर देना और कह देना कि भैया इसकी पीडीएफ हमें चाहिए। इसकी पीडीएफ जो है आपको एक नंबर मैं दे रहा हूँ। नंबर लिखो, 80 लिख लो, 81 लिख लो, फिर 78 लिख लो, फिर उसके बाद 58 लिख लो, फिर उसके बाद लिख लो 16। इसी पर जो है आप व्हाट्सअप कर देना, आपको जो है इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। आइए आगे बढ़ चलते हैं। आप देखो, कानून एवं अमीन, फरगना का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, वगैरह वगैरह तमाम चीजें लिखी गई हैं। ये सारी बातें जो है आपको खुद ही पढ़ना है भैया, थोड़ा बहुत रीड कर लेना। अब देखो, ये जो है प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था, प्रशासन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? प्रशासन, प्रशासन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और भू राजस्व व्यवस्था एवं उसके सुधारों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये भी जो है क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखते चलना है। क्या करना है? आपको ध्यान में रखते चलना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ो। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, और जब महत्वपूर्ण हो जाएगा भैया, जरूरी हो जाएगा, तो हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है।
आइए देखिए, राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था भैया? लगान था, कर वसूलते थे, तभी जो है ये आता था। परंतु इसके अतिरिक्त लावारिस संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक, चुंगी, जजिया, खुम्स, ये देखो यहाँ खम्स लिखा गया है, इसको जो है कहीं कहीं आपको खुम्स दिखेगा, तो खम्स खुम्स जो भी मिले आप क्लियर रहना, है ना? दोनों एक ही बात है, बस लिखावट में जो है मिसमैच हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। राज्य को आमदनी होती थी, राज्य को व्यापार, वाणिज्य, उपहारों, नजरानों एवं युद्ध में लूटी गई संपत्ति वगैरह तमाम चीजें फालतू की बकवास लिखी गई है। तो ये सारी फालतू की बकवास जो है आपको लिख के चले आना है। ये देखो सारी बातें हैं, ये बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आप इसको देख लेना। हमें जो है मुख्य रूप से किसको पढ़ना है? अकबर को पढ़ना है। ये शेरशाह सूरी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी बातें याद करने की जरूरत नहीं है। दो दो तीन तीन लाइन, चार चार लाइन याद करो उसमें से, और उसी को जो है बना चना के, बढ़ा चढ़ा के खूब लिख डालो। आगे देखो अकबर के बारे में, अकबर के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा विस्तार से जानेंगे। और अकबर की एंट्री जो है गद्दी के क्षेत्र में, ये जो डेट दी गई है, ये सारी डेटें जो दी गई हैं, ये जन्म वाली नहीं है, ये कब सिंहासन पर बैठते हैं और कब विदा होते हैं, ये वाली बात है ना? तो ये इसके लिए ये डेट है। क्लियर हो रही है बातें? चर्चा हमारी थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा बहुत जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगले ही दिन जस्ट आपका पेपर होने वाला है, समय बेहद कम है, तो उसी को ध्यान में रख के हम बहुत फास्ट चलेंगे, तेज से भी तेज चलेंगे। तो ये एंट्री मारता है 56 में। पानीपत का कौन सा युद्ध होगा? सेकेंड होगा शायद। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं की नवविवाहिता पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। तो देखो यहां मेरी एक बात नोट रखना, अकबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। किससे? अकबर से। अकबर, शेरशाह और शाहजहां। क्लियर हो रही है बातें? और औरंगजेब जो है खुरापाती था, तो उसकी जो धार्मिक नीति थी वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर 1 या 2 में पूछा जाना है। और हुमायूं, बाबर को उतना टाइम मिल नहीं पाया था, लेकिन बाबर का मूल्यांकन करवाया जाता है और हुमायूं की कठिनाइयां पूछी जाती है। मैं सब कुछ बता चुका हूं, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो इसको देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो है ये बताते चल रहा हूं। तो जो अकबर है, अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था और 20 साल के महल में हुआ था, और इनकी मम्मी का नाम था हमीदा बानो बेगम, है ना? इनके पापा का नाम था हुमायूं। ये सारी बातें जो है अकबर के संदर्भ में आपको जाननी ही जाननी है। अकबर के बारे में इतनी बात लिखनी ही लिखनी है, चाहे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, इसे याद करके जाओ, लिख के चले आओ। कुछ भी पूछ रहा है इतना डाल दो, आराम से समेट दो। आगे देखो भैया, अकबर का बाल्यकाल बहुत कष्टमय रहा। हुमायूं को शीघ्र ही भारत छोड़ना पड़ा। फारस जाते समय वह अपने पुत्र अकबर को, जो करीब 1 वर्ष का था, अपने भाई अस्करी के पास कंदहार में छोड़ गया। 1545 में उसको हुमायूं की बहन खानजादा बेगम के पास काबुल भेज दिया गया। जिस समय हुमायूं ने काबुल पर आक्रमण किया, उस समय कामरान ने अकबर को किले की दीवार पर बैठा दिया, किंतु अकबर भाग्यवश बच गया। अब देखो इसके चाचा लोग जो है इसके साथ क्या कर रहे हैं? गुंडई कर रहे हैं। ये बात आप जो है जानते रहो और इसको कहानी बनाओ अच्छे से, आधे पेज जो है लिख के चले आओ। इसको पूरा क्या करो, कहानी बना डालो, कहानी बना के लिख डालो। कम से कम पेजवा तो भरेगा, कम से कम पन्नवा तो भरेगा। अब देखो इसको चाचा लोग जो है चोटई कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, और अकबर को जो जहां युद्ध हो रहा है उसके किलवा पे बिठा दे रहे हैं। लेकिन अकबर जो है भाग्यशाली था, भाग्य इसका साथ दे रहा था और ये बच गया। और बच गया तो देखो महानता की पराकाष्ठा को इसने पार करके धर दिया। 12 वर्ष की अवस्था में
क्या कर रहा है? हाथी घोड़े ऊंट की सवारी तथा युद्ध कला में वह प्रवीण हो गया। 1551 में ही हिंदाल की पुत्री से अकबर का विवाह हो गया। अरे भैया, ये लोग जो है कोनो भी युद्ध जीतते थे, कतो भी चले जाते थे तो वहां से विवाह करके लौटते थे। कोनो भी राजा महाराजा हुए, विवाह करके लौट रहे हैं। अरे भैया, कितना विवाह करोगे, कितना शादी करोगे? कंफ्यूजन भैया, कंफ्यूजन। हिंदाल की पुत्री से विवाह कर लिया। दिल्ली विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर बना दिया और बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब यहां से जो है इसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ से इसकी कहानी जो है स्टार्ट हो जाती है। हुमायूं ने क्या किया? अकबर को लाहौर का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। और उसके संरक्षक में किसे लगा दिया कि भैया हमारे बेटवा, हमारे अकबर का रक्षा करो तुम। और ई बैरम खां जो है पानीपत के दूसर के युद्ध में जाएगा, अभी आगे मैं बताऊंगा। अकबर को अपनी पिता की मृत्यु की सूचना गुरुदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर मिली। अब भैया इतिहासकार लोग ये पता नहीं का लिख देते हैं। अब इसको सूचना कहाँ मिली, कहाँ जरूरत है फालतू के जानने की? कहाँ जरूरत है? मिली होगी सूचना, हमसे का लेना देना है। लेकिन ना, कपिया में लिख देंगे, बच्चा परेशान हो जाए। अब देखो, फालतू फालतू ये तो लिखा है, का जरूरत है जानने की कहाँ मिली थी सूचना? सूचना तो है, मिली होगी। बैरम खान ने तुरंत वहीं पर ईंटों का चबूतरा बनाकर 14 फरवरी, ये देखो, ये देखो, 14 फरवरी इसी दिन जो है बाबर पैदा हुआ था। और इसी यानी कि देखो भैया, कुछ याद आ रहा है? 14 फरवरी से याद आ रहा है कुछ? बाबर पैदा हुआ था। और ई क्या कर रहा है? देखो आगे, 56 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। दिल्ली के अमीरों ने मोहम्मद अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा। खुतबा सब में पढ़ा जा रहा है क्योंकि इस समय अकबर 13 वर्ष का था। देखो, कहीं कहीं 13 वर्ष मिलेगा, कहीं कहीं 12 मिलेगा, तो आप सभी को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मेरे विद्यार्थी कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। जो नए विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उनसे मेरी यही अपील है कि आप मेरे दूसरे चैनल पर जाओ जिसका नाम है नीरज आईएएस। उस पे जाओ, वहाँ एनसीईआरटी की तमाम चर्चाएं पड़ी हैं और भी बहुत सारी चर्चाएं पड़ी हैं, यूपीएससी से जुड़ी और भी तमाम चीजों से जुड़ी। वहां जाइए, तैयारी कीजिए, खूब जो है इंजॉय कीजिए, पढ़िए लिखिए और बड़ा बड़ा जो है कलेक्टर वगैरह बन के आइए। और कहिए कि ये जो दुबला पतला आदमी दिख रहा है इसी ने मुझे पढ़ाया, और मेरा भी जो है थोड़ा नाम हो जाए। तो जाइए वहां भी देखिए। अतः बैरम खां को सल्तनत का खान खाना और वकील नियुक्त किया गया। अकबर के सम्राट बनने के बाद तमाम समस्याओं उसके मुंह उठाए खड़ी आ गई थी, यानी कि तमाम समस्याएं जो है अकबर के सामने चली आई थी मुंह उठाकर। उसमें अफगानों से भय, रिक्त राजकोष, यानी कि जब ये राजा बना भैया, एक तो छोटू सा आदमी है ना, दाढ़ी मोछ भी अभी सही समझ नहीं आई है ना, अभी जो है इसने अपने पांव पर खड़ा होना शुरू भी नहीं किया है। और इसे राजा बना दिया जाएगा। जब राजा बना दिया जाएगा तो समस्याएं अपने आप ही मुंह उठाकर चली आएंगी कि बाबू हम समस्या हैं, हम आ गई हैं, बताओ हम क्या काम करें। आगे देखो, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं, थोड़ी और बातें कर लेंगे। ये अकबर जो है आपका थोड़ा महत्वपूर्ण भी है, इसलिए मैं जो है इसे स्किप नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन चर्चा जो है 1 घंटे से ज्यादा भी मैं जाने नहीं देना चाह रहा हूं। इतनी बातें आप सभी को पता चल गई। अब आगे देखिए, आगे क्या कहानी है? आगे कहानी है भारतीय जनता की समस्याएं इत्यादि। कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थी। अल्पायु और अनुभव शून्यता के कारण अकबर में स्वयं अपनी भयंकर कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता ना थी। अरे भैया, अमता क्षमता ये पता नहीं का लिख दिए हैं। ये सब छोड़ो, हटाओ इसे। हुई शक्ति से दरबार और अतः वगैरह वगैरह वगैरह। यहां से देखो, उत्तर भारत की विजय।
अकबर प्रकृति से ही साम्राज्यवादी था। उसने जनवरी 1607 में असीरगढ़ पर अधिकार करने तक अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए देश विजय की नीति का अनुसरण किया। अकबर का विश्वास था कि शासक को सदैव विजय करने को कृत संकल्प होना चाहिए। 1561 ईस्वी में अकबर ने एक सेना मालवा विजय के लिए भेजी। वहां का शासक बाज बहादुर अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। उसे मुगल सेना ने परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लिया। तो मालवा पर अधिकार कब किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोंडवाना में रानी दुर्गावती ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन कर रही थी। अकबर ने 1564 में आसफ खां को भेजकर गोंडवाना पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती तथा वीर नारायण दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये रानी दुर्गावती से संबंधित, गोंडवाना से संबंधित ये चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बातें आपको ध्यान में हमेशा रखे रहना है ना। इसे याद करके रट्टा मार के जो भी जैसे भी बन रहा है आपको जाना ही जाना है। रट्टा मारना है, जरा देर लगेगी। और उसके बाद आगे देखो, चित्तौड़ पर आसफ खां के साथ आक्रमण कर दिया। कायर राजा उदय सिंह भाग गया। जयमल और फत्ता युद्ध में मारे गए। अब चित्तौड़ का गवर्नर आसफ खां हो गया, वगैरह वगैरह। अरे भैया ये युद्ध जो है आप सभी देख लेना, मैं पीडीएफ जो है आपको दे दूंगा। आप जो है ये सारा युद्ध वगैरह, लड़ाई वगैरह, मारकाट जो है खुद कर लेना। ये सारी बातें जो है आप खुद देखना। अब मैं वो बताने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन हमेशा 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 पूछे जाते रहते हैं। ये जितनी भी मारकाट है, जितनी भी लड़ाई वगैरह है, ये सारी बातें आपको ही अपने आप से ही पढ़ना है। और जो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध होता है वो महत्वपूर्ण होता है। वो आप देख के जो है उसकी 2-3 लाइन उठा लेना, बाकी कहानी के रूप में सारी कुछ इकट्ठा कर लेना, रट्टा मार लेना, जो भी मन कहे करना। आगे देखो, राजपूत नीति वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, 100% जो है इसकी गारंटी है आने की, है ना। हो सकता है ये जरूर पूछ लिया जाए, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर हो गई। तो इसे हम विस्तार से थोड़ा देखेंगे। राजपूत राज्यों की भूमिका को अकबर ने काफी ऊंचा स्थान दिया। उसने राजपूतों के प्रति एक निश्चित नीति अपनाई, यद्यपि एक महान नीति नहीं अपनाई गई। उसने 3 अलग अलग नीतियां अपनाई। पहली श्रेणी में वे राज्य आते हैं जिन्होंने आसानी से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया या ली, तथा उन्हें मुगल प्रशासन और सेना में ऊंचे ओहदे प्रदान किए गए। दूसरी श्रेणी में वैसे राज्य थे जिन्होंने आरंभ में अकबर का कहना सुना नहीं माना, लेकिन बाद में मान लिया, और एक हैं जो मनबे ना किए कबहू। तो ये पृष्ठभूमि आपकी बन रही है, इसको ध्यान रखे रहना। ये चीजें जो है मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, और मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट होगा केवल उतना ही मैं यहाँ बताऊंगा। विरोध तो किया परंतु उसकी शक्ति से घबराकर बाद में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो 3 श्रेणी में जो है राजपूत नीति को बांटा जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। ये बातें भी आपको जानते रहना है, ये बातें भी आपको समझते रहना है। आगे बढ़ो। मेवाड़ ही एक ऐसा, ये मेवाड़ के साथ जो युद्ध हुआ था इसके बारे में आपसे इसके युद्धों के अंतर्गत पूछ लिया जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग समझ लेंगे उसे। जिसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की और अकबर को जीवन पर्यंत मेवाड़ के साथ युद्ध करना पड़ा। राजनीतिक स्तर पर राजपूतों के साथ निपटने के लिए अतिरिक्त अकबर ने उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए उदार धार्मिक नीति भी अपनाई एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। बाल विवाह पर प्रतिबंध लग गया, यानी कि ये देखो अकबर क्या क्या कर रहा है, धार्मिक नीति लेकर आ रहा है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको भी दूर कर रहा है, बाल विवाह जो है उसको भी जो है निपटा रहा है, उस पर भी प्रतिबंध लगा रहा है, सती प्रथा को जो है बंद कर रहा है
है ना। विधवाओं की दशा को सुधारने के लिए भी इसने कोशिश की। इसके साथ साथ अकबर ने पशु बलि को रोकने, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने, छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने, युद्ध बंदियों को गुलाम बनाए जाने की प्रथा को जो है इसने बंद किया, है ना, प्रयास किया। इन सभी कार्यों का उद्देश्य हिंदुओं की जो स्थिति है उसमें सुधार लाने के अतिरिक्त उनका विश्वास प्राप्त करना भी था, है ना। ये सुधार जो कर रहा है अकबर, इसके पीछे जो है एक नीति काम कर रही थी, है ना, कि अगर मैं मान लीजिए मैं अकबर हूं और मैं अगर अच्छा अच्छा सुधार करूंगा, अच्छा समझ लीजिए इस तरह से समझिए, अगर मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा और ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी वीडियो को जो है ढूंढ ढूंढ कर देखोगे कि एक नीरज सर हैं, वो जो पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, सारा का सारा जस के तस जो है पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करोगे, मेरे विश्वास पर जो है अपने परीक्षा में पूछा जाता है, इस विश्वास के साथ आप मेरी क्लास देखने आओगे। तो ऐसा अकबर ने सोचा और कहा कि भैया अच्छा अच्छा सुधार वगैरह करते हैं ताकि राजपूत जो है हमसे क्या हो जाए, गुल मिल जाए, हमसे हाथ मिला लें। और राजपूत अगर हमसे मिल जाते हैं तो इनका उपयोग हम अच्छे से करेंगे, ये लड़ना जानते हैं, ये मरना जानते हैं, और इन्हें हम युद्धों में लगा देंगे और हम राजपाट का भोग विलास करेंगे। तो उसके पीछे एक नीति भी काम कर रही थी। आप सभी को ये नीतियां जानते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए बाबू, जानते रहना चाहिए। आगे देखो बच्चा, अकबर की राजपूत नीति तथा हिंदुओं के प्रति उदार व्यवहार का प्रभाव भारतीय राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति पर पड़ा। भले ही इसने किसी अन्य उद्देश्य से इन चीजों को अपनाया, इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया, इतना सुधार कार्य किया, लेकिन उसका इस भारतीय समाज पर काफी गहरा असर पड़ा, धर्म पर भी असर पड़ा। चीजें सुधर गई, चीजों में सुधार आ गया, चीजों में इजाफा आ गया। क्लियर हो रही बातें? आगे देखो, इसी उदार नीति के चलते अकबर किसी जाति और धर्म विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का सम्राट माना जाने लगा। उसकी गणना राष्ट्रीय शासक के रूप में होने लगी। अकबर हिंदुओं की तरह तिलक लगाकर दरबार में आने लगा। फारसी के साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होने लगा। जहां तक राजपूत मैत्री का सवाल है, राजपूतों के लिए यह मैत्री बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। राजपूतों के साथ अकबर की नीति पर प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद ने कहा कि इस नीति के परिणाम स्वरूप राजपूतों ने सम्राट के लिए हिंदुओं का समर्थन प्राप्त किया एवं उनके कारण धर्म एवं संस्कृति का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो इतनी बातों में से अगर आप आधी भी बात को याद कर लेते हो और काफी चीजें बना कर लिख लेते हो, तो आपको जो है आपकी परीक्षा में अच्छा स्कोर मिल जाएगा, यानी कि अच्छा खासा नंबर आपको, अच्छा खासा परसेंट आपको आपकी परीक्षा के परिणाम स्वरूप मिल जाएगा। अब अकबर की धार्मिक नीति को हमें पढ़ना है और ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां भी लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट के साथ वेरी लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, कुछ भी लगाओ। तो ऐसे क्वेश्चन वो जो है पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ो। अकबर स्वभाव से ही उदार एवं जिज्ञासु था। अब देखो भैया, जो बचपन में सताया जाएगा, जो तड़पाया जाएगा, जिसे खाने के लिए तरसाया जाएगा, जिसे रुलाया जाएगा, है ना, जो गरीबी में जिया होगा, जो संसाधनों के अभाव में जिया होगा, वो अगर किसी भी ओहदे पर आता है, किसी भी क्षेत्र में आता है, तो वह यकीनन शानदार करेगा, जबरदस्त करेगा, जिंदाबाद करेगा। जैसे अभी बिहार में जो है चुनाव हुआ, एक केपी सिन्हा करके हैं, मुझे नाम क्लियर नहीं है लेकिन नाम शायद यही है, केपी सिन्हा जी, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो लगभग 70 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो आप देख सकते हो जनता क्या चाहती है, जनता स्वयं चाहती है कि मुझे विकास वगैरह नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित लोग नहीं चाहिए, मुझे अनपढ़ लोग ही चाहिए और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझ पर कुशासन करें, जो मुझे हरदम तड़पाए, जो हमेशा मुझे रुलाएं। आप देख सकते हो बाबू, 70 किताब जिन्होंने लिखा है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों का, बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना चुके हैं। उनके किताब के आगे जो है
कोई दूसरी किताब लगभग चल ही नहीं पाती, मैथ वगैरह के जादूगर सिद्ध होते हैं वो। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। आपने विपिन सर का नाम सुना होगा, मुखिया का नाम सुना होगा, है ना, विपिन सर मुखिया का नाम सुना होगा। वो चुनाव हार गए। तो आप सोच सकते हो, जनता, जनता ये वही जनता है जो भेड़ चाल के रूप में चली जाती है, जहां एक भेड़ जा रही उसी के पीछे जो है सारी के सारे लोग चल पड़ते हैं। तो भाई जनता खुद ही नहीं चाह रही है कि हमारा भला हो, तो अच्छी बात है, जाओ मार खाओ, कोई जरूरत नहीं है सुधार होने की। तो आइए देखते हैं भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे रहना। अकबर स्वभाव से ही उदार एवं जिज्ञासु था। तो मैंने बता दिया ना कि अगर जो भी तड़पाया जाएगा, रुलाया जाएगा, सताया जाएगा, वो जिज्ञासु हो ही जाएगा। ये नीति कहता है, ये नियम कहता है, वो हो जाएगा। आगे देखो, वह एकांत में बैठकर जीवन के निगूढ़ रहस्यों का घंटों भर सोचता रहता था। अब हमारे यहाँ अगर कोई घंटों घंटों भर अकेले बैठा रहे, सोचता रहे, तो उसे कहते हैं पागल है, पगला है तू, है ना, पगला है। क्या कहते हैं, पगला, अरे पगला आ गया, पगला गया, पगला आ गया, पगला आ गया, पगला गया। देखो बात, उसके विचार बड़े ही व्यापक थे। बाल्यावस्था से वह ऐसे वातावरण तथा ऐसे व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहा था कि उसका उदार तथा सहिष्णु हो जाना स्वाभाविक था। ये बहुत बड़ा इफेक्ट मारता है। कबीरदास जी को पढ़ा होगा आपने। कहते हैं, संगति से गुण होत हैं, संगत से गुण जाए। और इसी से मिलता जुलता एक दोहा और है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में, पानी में उतराए। उसी लोहे को अगर आप वैसे ही पानी में फेंक दोगे, डूब जाएगा। लेकिन अगर उसे जहाज में जोड़ दोगे तो वही लोहा जो है क्या करेगा, तैरने लगेगा। तो संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है, संगति का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। तो भैया इसकी संगति ऐसी रही, इसका साथ जो है ऐसा रहा कि इसे जो है महान बनने पर मजबूर कर दिया। और मैंने बार बार बता दिया भैया, संगति से गुण होत हैं, संगति से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में, पानी में उतराए। तो ऐसे दोहों का भी आप जो है प्रयोग कर सकते हो भैया। पैतृक प्रभाव था, शिक्षकों तथा संरक्षकों का प्रभाव था। यानी कि पिता जो है इसका उदार टाइप का था, है ना, देखो लड़खड़ा रहा था, लड़खड़ा रहा था। इसका जो दादा है बाबर था, वो जो है प्रकृति वगैरह से बहुत प्रेम करता था, बहुत मोहब्बत करता था। और जब बाबर मोहब्बत करता था प्रकृति वगैरह से, पशु पक्षियों से, और कह रहा है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो भारत में है, तुझू के बाबरी लिख के चला गया तुर्की भाषा में। और वही असर पड़ा इसके बेटे पर, हुमायूं पर, और हुमायूं का असर पड़ा किस पे, अकबर पर। हालांकि जो बाबर का और बेटवा लोग है, कामरान हो गया, हिंदाल हो गया, अस्करिया हो गया, ये लोग बेहल्ला निकल गए, नालायक निकल गए। नालायक कैसे निकल गए, संगति का असर है भैया, संगति का। तो पिता की तरफ से जो है ये प्रभाव इसे दिख गया। इसको जो शिक्षक मिले उसने भी क्या किया, इसकी नीति को अच्छा बनाया, इसे जो है सहिष्णु बनाया, इसे जो है लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए बनाया, वगैरह वगैरह, कुछ भी समझ सकते हो। तात्कालिक वातावरण, यानी कि ये ऐसे वातावरण में पला बड़ा कि जिससे ये उदार हो गया, इसे उदारता को स्वीकार करना पड़ा। आगे देखो, राजपूतों के संपर्क का प्रभाव। पीछे मैंने आपको बताया कि भैया राजपूतों की राजपूतों का साथ पाने के लिए इसने क्या किया, तमाम प्रकार के सुधार किए। और ये क्या कर रहा है, बहुत सारी सभाओं वगैरह को कर रहा है, कई धर्मों के साथ जो है मिलजुल कर चर्चा कर रहा है, करवा रहा है। तो क्या हुआ, इफेक्ट पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, अकबर जो है अनपढ़ आदमी था। क्या था, अकबर अनपढ़ आदमी था। ये बात शायद ही आपको पता हो, अकबर था अनपढ़। कबीरदास कैसे थे, अनपढ़। अब देखो भैया, यहाँ अनपढ़ लोग महान हो रहे हैं और कबीरदासो अनपढ़ है। कबीरदास पर जो है इतने बड़े बड़े लोग रिसर्च करते हैं, एक अनपढ़ आदमी पर
सूरदास भैया जन्मांध थे, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन ऐसे ऐसे पद लिख के चले गए। ऊधहू मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु गुज्जत की छाई। ऊधऊ मन भय न 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, और राधे को ईस, इंद्रिय शिथिल भई के सोबिन। तो ऐसे ऐसे पद लिखे हैं। तो भैया ये बात सुनकर आप हैरान हो गए होंगे कि भैया इतना अनपढ़ आदमी महान कैसे बन गया। इतना अनपढ़ आदमी जो है तीन तीन ग्रंथ जो है उसके नाम से जाने जाते हैं, हालांकि उसके शिष्य ने जो है उसका लेखन कार्य किया था। और कबीरदास जी कहते हैं अपने शिष्य से, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी। आइए भैया आगे बढ़ चलते हैं। भक्ति सूफी आंदोलन से प्रेरणा, आप देखोगे उसी समय बहुत सारे भक्त, बहुत सारे संत, बहुत सारे औलिया वगैरह भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसके अंदर भावनाएं अपने आप ही जो है क्या होने लगी, व्याप्त होने लगी। इसका दिल कहने लगा कि दिल तू बदतमीजी नहीं करेगा, तू अच्छा शासक बनेगा, तू महान शासक बनेगा। आगे देखो, धार्मिक मामलों में अकबर की व्यक्तिगत अभिरुचि। अकबर जो है सीखने वाला आदमी था। अकबर जो है जगह जगह जाके सीखता रहता था। कहूँ चर्चा हो रहा है, अकबर जाके बैठ गया, अरे बाबू क्या चल रहा है, कथा हो रही है, अच्छा हाथ जोड़ के बैठते हैं। तुम तिलक लगाए हो, लाओ अकबरों को लगाए दो, ले आओ अकबरों तिलक लगा के घूम रहे हैं, महलिया वहलिया में जो तिलक लगा के घूम रहे हैं। तो जिज्ञासा थी व्यक्ति के मन में। अब देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता हो सकती है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें मान सकते हैं, लेकिन जो सामने है उसको देखो पहले। अकबर ने हिंदू धर्म स्थल मथुरा की यात्रा की। अब देखो मथुरा जा रहा है, धर्म वगैरह की पूजा पाठ कर रहा है। आगे देखो, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया। पहले तीर्थ यात्रा कल ले लिया जाता था, अब इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। 64 में इसने क्या किया, जजिया भी जो है हिंदुओं पर उठा लिया गया, यानी कि इस कर को भी, यानी कि जो जजिया है इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे चल के एक चुट्टा आएगा औरंगजेब, और वो चुट्टा जो है फिर से चालू कर देगा जजिया कर को। ये सारी बातें भैया देख लो। आगे आगे देखो, ज्वालामुखी के मंदिर में यानी कि बहुत सारा काम करेगा। एक बात इसके आती है कि इस प्रकार अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाकर सभी धर्म वालों को प्रेम और सद्भावपूर्ण वातावरण में रहने का अवसर दिया। तो सुलह ये कुल की नीति के नाम से कभी कभी इसके धार्मिक विचार या धार्मिक कार्यों के बारे में पूछ लिया जाता है, पीछे मैं बता चुका हूं। तो सुलह ये कुल जो है यही सब था, जो कहानी मैं अभी तक चिल्ला रहा हूं, बता रहा हूं गला फाड़ फाड़ के, ये वही है सुलह कुल। तो यही सारी बातें सुलह कुल है। बहुत सारी बातें हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना। और देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो पीले पन्ना वाली आती है, क्या नाम है इसका, सीरीज। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सीरीज है, तो ये सीरीज नहीं है, इस भूल में आप मत रहना। ये बहुत ही ब्रांड इतिहासकार की पुस्तक से लिया गया अंश है, लिया गया खंड है। इसे हल्के में मत लेना। इस कंटेंट को ले जाके आप जो है यूपीएससी तक का पेपर देना, आसानी से क्लियर होगा, आसानी से सारा चीज हल होगा। क्लियर हो रही बातें, हल्के में नहीं लेने का। हाँ, आगे देखो, अकबर ने धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करवाने के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी कि प्रार्थना गृह की स्थापना की। तो इबादत खाना भी जो है आपसे पूछ लिया जाता है। इबादत खाना कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और चीजें हैं भैया, इसको जो है आप सभी जान लेना।
ये आप सभी जान लेना। अब मैं जो है आपको एक और इम्पोर्टेंट चर्चा बताने जा रहा हूं जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जो आपकी परीक्षा के लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे वो चर्चा आ रही है। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, तो ये भी जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सिद्ध हो जाएगा, है ना। अबुल फजल के धार्मिक विचार, है ना, दीने इलाही करके, है ना, दीने इलाही, दीने इलाही। जब हम लोग 12th वगैरह में थे, तो हमारे जो दोस्त वगैरह होते थे वो कहते थे दीने हिलाई, यानी कि जमुने के पेड़ गए, जामुन 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 के पेड़ पर गए और हिला दिया। तो इसे इस तरह से याद करते थे, दीने हिलाई, दीने हिलाई, कुछ भी करो। अकबर के समकालीन इतिहासकारों में अबुल फजल का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका जन्म वगैरह जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ लिया, कौनो जरूरत नहीं है। और अबुल फजल जो है एक किताब लिखता है, वो किताब आपके लिए जरूरी हो जाएगी अगर यहाँ लगा होगा तो। है ना, तो आपको जो दीन इलाही है इसके बारे में जान के तभी परीक्षा में जाना है। नहीं तो परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो आप कहोगे सर जी कहाँ से आ गया, आप तो पढ़ाई भी ना किए। अरे गधा, हम पढ़ाए हैं लेकिन तुमको दिखा नहीं। हाँ, आगे बढ़ो। अबुल फजल अकबर की सेवा में उपस्थित रहा, वगैरह वगैरह और भी तमाम बातें हैं। ये सारी बातें भैया पढ़ लीजिएगा। जहां बताने की जरूरत होगी वहां मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा। अबुल फजल एक ठो किताब लिखता है, चलो आगे हो सकता है हो तो साहित्य वाले के अंतर्गत, यानी कि पेपर 2 के अंतर्गत वो बात आपको पता चल ही जाएगी। और जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, पहला पेपर तो पढ़ के ही जाना, पहले पेपर का कंटेंट तो पढ़ के ही जाना, लेकिन दूसरे पेपर का भी कंटेंट जो है थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, क्योंकि दोनों पेपर लगभग लगभग आपको समान दिख जाएंगे। यहाँ राजनैतिक है, वहां जो है आपका सोशियो कल्चरल वाला हो जाएगा पार्ट, ठीक है, यानी कि स्थापत्य वगैरह से जुड़ा। आगे देखो, क्या इसमें कुछ बातें हैं। तो मैंने बता दिया, वो कहीं से आप ढूंढ के भी जो है पढ़ लेना। क्या पढ़ोगे, दीने इलाही, आईने अकबरी। हाँ, आईने अकबरी जो है ये किसका ग्रंथ है, ये आपको कमेंट में बताना है और आप इसके लेखक वगैरह के बारे में पढ़ के जाना है। आप देखो जो जहांगीर है, जहांगीर के बारे में थोड़ी सी चर्चा लेंगे, बाकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना, क्योंकि चर्चा जो है 1 घंटे के ऊपर होने वाली है। जहांगीर, इसका टाइमलाइन जो है ये एंट्री मारता है कब, 5 में और 27 तक रहता है। जहांगीर का जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, ये बात आपके लिए जरूरी हो जाती है। इसकी माता मानमती, ये सब कुछ नहीं जानना है आपको। आमेर के कछवावा, ये सब भी नहीं जानना है। इसे मरियम उज जमानी भी कहा जाता है। अकबर से प्यार सलीम को शेखू बाबू कहता था। कहने दो, दुलार प्यार में सभी कहते हैं, कोनो जरूरत ना है। सलीम अपने जीवन में सबसे ज्यादा अब्दुल रहीम खान खाना से प्रभावित था, जो उसका गुरु था। तो इसका गुरु कौन था, अब्दुल रहीम खान खाना। ये जब आप बिहारी वगैरह को पढ़ोगे तो वहां ये जो है अब्दुल रहीम खान खाना आपको क्लियर हो जाएंगे। अकबर के 2 पुत्र मुराद और दानियाल भी थे, लेकिन दुर्व्यवहार, हटो, रहने दो, ये नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं, मर गए, गए, कल्याण होगा, खेला खत्म। चलो इसके बारे में और सब कुछ पढ़ लेना, वैसे जरूरी ना है। इसकी जो राजपूत वाली नीति है वही आपको जानना है। हालांकि इसमें दी भी नहीं गई है, इसमें दी नहीं गई है। कितना पेज बचा, 3 पेज और बचा है। ये भी आप क्या करना, पढ़ लेना। अब आ जाते हैं शाहजहां पर। ये पढ़ लेना सारा कुछ। जो जहांगीर है
उसके यहाँ चित्रकला के बारे में कुछ मैं बता चुका हूँ, सारी बातें बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। शाहजहां, अब देखो जहांगीर जो है, जहांगीर के कई सारे पुत्र होते हैं, खुसरो भी होता है, खुर्रम भी होता है, और इसी खुर्रम को जो है शाहजहां के नाम से जो है आगे चल के जाना जाता है। तो और भी बहुत सारी बातें दी गई हैं। तो खुर्रम कौन था? शाहजहां था, ये पूछा जा सकता है। और सलीम किसका नाम था? तो सलीम नाम था जहांगीर का। जहांगीर का नाम सलीम था। और खुर्रम कौन था? तो खुर्रम आपका हो जाएगा शाहजहां। और बाकी यहाँ बहुत सारी खुर्रम को अर्जुमंद बानो बेगम खुर्न, ये सारी बातें जो है कूड़ा दी गई हैं, इसे नहीं जानना है। एक पेज और बच रहा है, देखते हैं इसमें क्या है। ये उसके बाद तो उसके बाद जो है औरंगजेब का शासन आ जाएगा। इसकी भी राजपूत नीति जो है इसमें छिपी होगी, इसको भी आप सभी क्या कर लेना, पढ़ लेना। इसकी जो दक्षिण नीति है, कभी कभी जो है ये भी पूछ लिया जाता है। ये सारी बातें जो है पीडीएफ आपके पास, कुछ बच्चों के पास पहुंच गया है ना? कुछ बच्चों के पास पीडीएफ पहुंच चुका है, और कुछ बच्चे जो है इस क्लास को देखेंगे, और अगर कोई चाहता है तो नंबर आपको दे दिया गया है, वहां जो है आप संपर्क करके व्हाट्सएप करके नंबर प्राप्त पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पीडीएफ ये आपको नंबर दिया जा रहा है 80 लिखना, फिर उसके बाद 81 लिख देना, फिर उसके बाद लिखना 78, फिर उसके बाद लिखना 58, फिर उसके बाद लिख देना 16, और कह देना कि ये वाली पीडीएफ जो है हमें चाहिए। अब ये मत लिखना कि पीडीएफ दे दो, बताना कि ये वाली पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, नहीं तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कौन सी पीडीएफ चाहिए बच्चे को, है ना? पूरा लिख के भेजना आगे, बाबू ये वाला पीडीएफ चाहिए हमको, दे दो। तो चलिए भैया, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ। और पेपर कैसा रहा आप सभी कमेंट में भी बता सकते हैं, और अगर हमारे व्हाट्सएप वगैरह से जुड़े होंगे तो वहां भी जो है बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद।